स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, यानी कि REEV के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो इतना तिगड़म करना पड़ रहा है। तिगड़म ये है कि बैटरी जो है, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वो हल्का नहीं होता है। जैसे आपका गाड़ी का बैटरी बॉक्स जो है वो मान लीजिए हाफ टन का है, 500 केजी का है। वो 500 केजी का ही रहेगा, उसका वजन नहीं कम होगा। आप उसका चार्ज फुल रहे या चार्ज ज़ीरो रहे, वो ज्यों का त्यों वही वेट रहेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब होता है चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, रेंज हमेशा लिमिटेड होगा। आपको कभी वैसी बैटरी इलेक्ट्रिक में मिलेगी इसको मतलब मैंने चार्ज कर दिया चल रहा है 3000 किलोमीटर तक, नहीं होगा। मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं कि कितना आप जा सकते हैं थियोरेटिकल, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा कि कोई इसका सेंस नहीं बनेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि जो ये बैटरी का रेस बन गया है गाड़ी में कि हम बड़ा बैटरी देंगे, हम उससे भी बड़ा बैटरी देंगे, हम बहुत बड़ा बैटरी देंगे, उसका साइड इफेक्ट होता है इसका हाई कॉस्ट आता है। पेनल्टी जो पड़ते हैं वो तो पड़ते ही हैं, लेकिन हाई कॉस्ट आती है, यानी कस्टमर को दर्द होने लगता है। तो ये दिक्कत है। अब रहा बात कि आप सोचोगे ठीक है हम बड़ा जितना बड़ा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो फास्ट चार्जिंग लगाते हैं। फास्ट चार्जिंग भी बहुत कॉस्टली है और मैं हर चीज़ में एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक ही लॉ लगता है यूनिवर्सल, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ इकोनॉमिक्स पे खड़ा है। अगर आपका इकोनॉमिक्स सही नहीं है, आप बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप हो ही जाएगा। चाहे वो आप कॉन्कॉर्ड को लीजिए, स्पेस शटल को लीजिए, चाहे किसी भी सिस्टम को लीजिए, कितना भी सक्सेसफुल हो, इकोनॉमिक्स नहीं चला, काम खत्म। तो वही समझिए कि फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं करते? नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। उसका दाम इतना ज़्यादा पड़ता है, प्लस उतना आपको वायरिंग करना है कि मिडल ऑफ नोवेयर में आपको मेगावाट्स का पावर डिलीवरी देना, बैंड बजा देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात मेजॉरिटी टाइम इंसानियत जो है 100 किलोमीटर से नीचे चलता है, यानी कि किसी भी देश का देखिए, चाहे इंडिया, यूरोप का देखिए, चाहे यूएसए का देखिए, हर का मीन एवरेज जो है कि गाड़ी आपका कितना बार चल रहा है और कितना किलोमीटर का ट्रिप्स मार रहा है एक दिन के अंदर, वो जनरली बहुत कम किलोमीटर का होता है। और इसमें आप देखेंगे कर्व जो देखेंगे वो ऑलमोस्ट लगेगा पेरेडल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है। मतलब कि क्या गाड़ी कभी ऐसा है जो चलता है बहुत ज़्यादा, मतलब एज ए सिविलियन व्हीकल में आराम से? लेकिन वो कभी-कभी होता है। जैसे कि मेरे केस में मेरी गाड़ी जो निकलती है, बहुत रेयरली वो 10 या 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है। लेकिन हाँ, जब कोर्ट केस के लिए जाना पड़ता है तो वो 440 एक दिन के अंदर होता है। वैसा हर किसी के साथ है। मेजॉरिटी टाइम में आप घर से निकलोगे, ऑफ़िस जाओगे, ऑफ़िस से आ जाओगे, बच्चों को ले आओगे, तो ये सब करके बहुत किलोमीटर्स नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करोगे ना कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे को 200 किलोमीटर दूर भेजता हूँ। हर दिन तो आप ऐसा नहीं करोगे ना। तो सेंस वही रहता है कि ये नंबर जो है, यानी कि 90% सिविलियन व्हीकल्स को आप आराम से इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेंज जो है हमारा मॉडर्न बैटरी आराम से दे सकता है। लेकिन हम लोग को रेंज चाहिए। ये चाहिए, आप ऐसा नहीं किसी को बेच सकते, सर ये गाड़ी ले लो, लेकिन गलती मत करना इसके साथ। जो लोग अमीर लोग हैं जो 2 गाड़ी ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत पहले कूद गए थे, क्योंकि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो उनका था कि मेरे पास एक गाड़ी है जो फैमिली ट्रिप के लिए है या लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए है, उसके लिए हमारे पास एक अलग गाड़ी है, फ्यूल पे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा जो ऑफ़िस का डेली कम्यूट है, वो हम बैटरी से कर ले रहे हैं। लेकिन इतना कितने लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं? तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि हम लोग को रेंज चाहिए। ये बैटरी से देना अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी हल्का नहीं होता है, आपका रेंज का फंडामेंटल लिमिट है। आप बढ़ाते जाएँगे बैटरी का साइज़, दाम पागल जैसा होते जाएगा और फास्ट चार्जर जितना आप खोजेंगे, उतना ज़्यादा इकोसिस्टम का दाम बढ़ जाएगा और वो घूम फिर के आप ही को देना है। चाहे इधर से दीजिए, चाहे उधर से दीजिए। तो वही समझिए। और जितना बड़ा आप गाड़ी करते हैं, जैसे कि आप ट्रक्स या सब बात करेंगे, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ट्रक्स के मामले में इतना बुरा हो जाता है कि जब यूरोप में बात हो रहा था, यूरोप में उनको आ रहा है कि सर अगर ट्रक्स पे मतलब जो बैटरी का करने की कोशिश की, होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्सल लोडिंग है कि पर एक्सल में इतना आप टन लगा सकते हैं, वो क्रॉस कर जा रहा है। अमेरिका में भी हुआ है, उनको ये मतलब लीवे देना पड़ रहा कि आप ज़्यादा डैमेज कर सक ये मतलब ज़्यादा टन पर एक्सल लोडिंग डाल सकते हो, तब जाके आपकी बैटरी गाड़ी चलेगी। साइड इफेक्ट, अब आपका रोड बार-बार जल्दी टूटने लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम फंडामेंटल लेवल पे है। इसे बायपास नहीं कर सकते, कल की टेक्नोलॉजी इसे नहीं सॉल्व कर सकती है। ये फिज़िक्स लेवल पे है, मतलब फंडामेंटल। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है कि छोटा बैटरी कीजिए। जैसे कि आप महिंद्रा की कोई गाड़ी है, 75 यूनिट का बैटरी है। इट्स लाइक सर क्या होगा अगर उसका 50 यूनिट कर दो? तो वहाँ पे समझिए, आप जैसे-जैसे बैटरी छोटा करते जाते हैं, गाड़ी का वजन कम होता है। इससे सबसे बड़ा असर पड़ता है किलोवाट आवर पर किलोमीटर, यानी कि कितने यूनिट में आप किलोमीटर चल रहे हो। तो ये नंबर टारगेट होता है। जैसे हम लोग का पेट्रोल गाड़ी सब में होता है ना, माइल्स पर गैलन या किलोमीटर पर लीटर। इलेक्ट्रिक गाड़ी का होता है यूनिट पर किलोमीटर, यानी कि किलोवाट आवर कितने किलोमीटर में आपका, मतलब 1 किलोवाट आवर अगर 4 किलोमीटर ले जाता है, बल्ले-बल्ले बहुत बढ़िया गाड़ी है। 1 किलोवाट आवर आपका 8 किलोमीटर ले इस बहुत स्मूथ गाड़ी है। तो वही होता है। अब वहीं को आप कंपेयर कीजिएगा कि बड़ा गाड़ी है, ज़्यादा रेंज है। आप देखिए उसका एक्चुअली कम है। एक्चुअली उसका जो मतलब एनर्जी कंजम्पशन पर किलोमीटर है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैटरी लेके घूम रहा है बेचारा। एक्सेलरेशन में उसका जान निकल जाएगा, डिसेलरेशन में बस थोड़ा-सा फ़ायदा है कि रीजन अच्छा से करेगा।
लेकिन ये एक दिक्कत है और आप हमेशा चाहोगे कि आपकी गाड़ी जो है बहुत कम यूनिट में ज़्यादा किलोमीटर चले। ये वही लॉ लगता है, ब आप बोलोगे बिजली फ्री नहीं होती है और जहाँ पे हम लोग 100 किलोवाट, 300 किलोवाट का बात करने लग जाते हैं, बिजली बिल भारी होने लग जाता है। तो वही समझिए और आइस इंजन जो है यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, चाहे वो पेट्रोल लीजिए, चाहे डीज़ल लीजिए, बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। मतलब हवा में हवा हो जाता है, इतना हल्का होता है। हम लोग बहुत रिसर्च किए हैं, करीब-करीब 1 सेंचुरी का रिसर्च ठूँसे हैं इसमें, बहुत हल्का होता है। बैटरी उसके 10% भी नहीं आ पाता है। बैटरी का गाड़ी इतना भारी होता है कि उसके लिए टायर मैन्युफैक्चरर्स नए टायर्स बना रहे हैं कि सर इतना वज़न का आप टायर चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आइस बहुत हल्के में बहुत पावर डेंसिटी देता है। और ये समझिए कि अगर हम लोग ये सॉल्यूशन लगाते हैं, सॉल्यूशन क्या मतलब मेजॉरिटी काम यानी 90% टाइम आप इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि आपकी गाड़ी है, आप घर में आते हो, रात को ल प्लग में लगा देते हो और वो भी कोई हाई पावर प्लग नहीं, आराम से नॉर्मल प्लग है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट वाला, आराम से वो हौले-हौले चार्ज कर रहा है, निकाले, ऑफ़िस गए, ऑफ़िस में काम किए, शॉपिंग-वॉपिंग किए, बच्चों-वच्चों को ले आए, आ गए, रख दिए, फिर रात को लगा दिए। ऐसा आप 90% टाइम कीजिए या 99% टाइम रियलिस्टिकली। फिर कभी-कभी होगा कि यार चले हैं, अरे, अरे! वहाँ जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, चलो चलते हैं। चलाते रहिए गाड़ी। सर बैटरी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सिलरी पावर चालू हो जाएगा। वही सॉल्यूशन वही है कि गाड़ी वही का वही है, लेकिन आपको लिमिटेड नहीं हो कि सर चार्ज कहाँ करेंगे, फास्ट चार्जिंग कहाँ करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। 90% टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। रात भर का स्लो चार्जिंग से ग्रिड को भी झटका नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस को भी डर नहीं होगा और जब आपको ज़रूरत है कि नहीं, अरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, दूर जाना है, कोई टेंशन नहीं है, चलिए गाड़ी आपका सँभाल लेगा। तो ये समझिए फ्यूल बेस्ड सिस्टम आप पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएनजी भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ कंपनी थोड़ा-सा ट्राई कर रही है कि उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल डाला है। लाइक सर तो हाइड्रोजन ही गाड़ी तो हो गया, ये क्या कर रहे हो? और आइस भी कुछ-कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं मार्केटिंग में बट है उसका क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता क्यों आप ये करना चाहोगे बट अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो प्रिंसिपल में। अब रहा बात कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है अगर ये रास्ते पे चलते हैं, मैसिव अडॉप्शन होगा। बिना रिस्क ग्रिड के ना तो ग्रिड का रिस्क होगा, ना ही रेंज एंग्ज़ायटी होगी और स्मॉलर बैटरी से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका दाम कम पड़ेगा। CO2 फुटप्रिंट यानी कि जो बनाने का जो पॉल्यूशन होता है वो कम होता है। यानी कि आपको जो 100 यूनिट का बैटरी है, जो आप दे रहे हो एक गाड़ी में वर्सेस 33 यूनिट का बैटरी आप दे रहे हो 3 गाड़ी में। सेम फुटप्रिंट है लेकिन अब आप 3 गाड़ी चला पा रहे हैं। लंबा है, बढ़िया है, पर्यावरण का भी फ़ायदा होगा और लोगों का एडॉप्शन रेट बढ़िया होगा। ये हम लोग नहीं कि इसीलिए इलेक्ट्रिक एडॉप्शन 20 साल से नहीं बम-बम हो पाया। अभी सब सब लोग मतलब बेसिकली टोटो हटा दे तो इंडिया में लिटरली है नहीं ईवी का एडॉप्शन। हम लोग बहुत देते हैं, अरे ईवी बहुत बिक रहा है, लाखों में बिक रहा है, उतने उससे ज़्यादा कबाड़ खाना में हम लोग का रिजेक्ट होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोपोर्शन के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना नहीं पेनिट्रेट किया। चाइना सिर्फ दिखाता है कि उनका फ्यूल कंजम्पशन जितना है, भैया तेल खा कहाँ से रहे हैं अगर इतना उनका उतना ईवी बिक रहा है, बात वही समझिए। ईवी का नहीं पेनिट्रेट कर पाया क्योंकि हम लोग ये सही रास्ते से नहीं आए। जो ज़बरदस्ती का सब चीज़ ट्राई कर दिए, वो दिक्कत कर दिया। और आइस का समझिए कि अगर आइस को आप फ्लोट कर देते हो कि भैया तुमको लोड नहीं लेना, जैसे कि आइस को चाहे तो आप ये कर सकते हो कि वो बात करें मोटर इलेक्ट्रॉनिक से या अगर आप फ्लोट कर देते हो कि भैया तुम चिल रहो, तुमको कोई लोड नहीं है, तुमको सिर्फ एज ए जनरेटर चलना है, तो हर इंजन का ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये माइलेज बताता है इंजन का। आप कभी भी माइलेज नहीं कंपेयर कर सकते दो गाड़ी का कि ये गाड़ी आपको 30 किलोमीटर प्रति लीटर देता है, ये 40 किलोमीटर प्रति लीटर देता है। मतलब क्यों नहीं कंपेयर, सुनने में तो सेम लग रहा है। अब भैया मैं बोल दूं 40 किलोमीटर प्रति लीटर बाइक दे रहा है वर्सेस 30 किलोमीटर प्रति लीटर एक बड़ा सा ट्रक दे रहा है, बोले भैया वो ट्रक तो मैजिक है, बाइक तो कचरा है। समझे ना? इसीलिए आपको माइलेज कंपेयर करने के लिए कि नहीं सर मेरा इंजन कितना एफिशिएंट है, आपको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन देखना होगा। यानी कि मेरे ईंधन में इतना एनर्जी है, एक्स एनर्जी है, उस एनर्जी से कितना एनर्जी हम निकाल पा रहे हैं शाफ्ट में, टर्निंग में। तो वही है ब्रेक शाफ्ट फ्यूल कंजम्पशन जो है वो आपको बता देता है। उससे इस तरह का प्लॉट ग्राफ बनता है कि आपका कितना टॉर्क पे, कितना आरपीएम पे आपको पीक अति पीक फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है। यानी कि इससे बढ़िया आपको कन्वर्शन दे ही नहीं सकता इंजन। तो हमेशा और आप देखे होंगे आजकल की जितनी नई गाड़ियाँ जिसमें माइलेज दिखाता है रियल टाइम माइलेज, उसमें नंबर भागता बहुत है। मतलब कि आपका गाड़ी मान लीजिए 22 किलोमीटर प्रति लीटर का मार्केटिंग है, वो देखेंगे कई बार 40 दिखाने लगता है। 40 वो इसलिए दिखा रहा है कि वो वहाँ आइलैंड पे पहुँच गया। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे रख पाना बहुत मुश्किल है। आप ड्राइव कर रहे हो, एकदम सब चीज़ सही बैठा आप वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि वहाँ रुक पाएँगे। जैसे ही आप एक्सेलेरेटर दबाएँगे, आइलैंड से नीचे उतर जाएँगे। फिर आप गियर बदलेंगे, फिर आइलैंड से नीचे उतर जाएँगे। वहाँ रुक पाना मुश्किल है। लेकिन आप जनरेटर कर रहे हो और जनरेटर बैटरी चार्ज कर रहा है, आप जनरेटर को लोड फिक्स कर सकते हो। भैया तुम परफेक्ट आरपीएम पे रहो, तुम परफेक्ट टॉर्क पे रहो, हिलो-डुलो नहीं।
अब आप यानी कि पर लीटर से कितना एनर्जी निकाल पाते हैं ये बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो सॉल्यूशन है। और अगर आप सीरीज़ में करते हैं तो भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी ऐसा कर सकते हैं कि पैरेलल में जैसे मान लीजिए आप हम लोग की गाड़ी जो बनाई जाती है वो रहता है कि लो आरपीएम पे बहुत टॉर्क दे, सस्ती गाड़ी की बात कर रहे हैं, लो आरपीएम पे अति टॉर्क दे ताकि आप चला सको उसको एक्चुअली। दिक्कत क्या होता है कि हाई आरपीएम पे उसका टॉर्क कम होने लगता है और एफिशिएंसी भी बोल जाते हैं, कम करो हाई आरपीएम जैसे जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर बोलेगा हम लोड ले लेते हैं ना सर, हम लोड ले लेते हैं, आप टेंशन मत लो। आप आराम से कर उल्टा भी कर सकते हो जनरली कि यार उसको 500-600 आरपीएम पे नहीं चलाने का कोई फायदा नहीं है, एक काम करो उस आरपीएम पे यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, वहाँ पे इंजन को बंद रखो, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पे हैं, जो कि आपको सारे होंडा में मिलेगा कि जब आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं, वो इंजन स्टार्ट भी नहीं करेगा, इसलिए बोले फायदा क्या है, लोड ही नहीं है तो। तो ये करके आप जो आइस इंजन है, उसे और एफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, बस हम लोगों ने धांधली कर दिया। तो अब बात करते हैं पैरेलल हाइब्रिड का जो मार्केट में आया। तो यहाँ पे समझिए इसमें पाथवे आपके पास 2 ठो पाथवे है। तो यानी कि एनर्जी जो है, जो आपके इंजन से निकल रहा है, वो आपके चक्कों में जा सकता है। एनर्जी जो आपके बैटरी से निकल रहा है, वो भी आपके चक्कों पे जा सकता है। डुअल पाथवे जैसे होता है ना, पैरेलल सर्किटरी में क्या होता है कि आपका 2 रेल है, उसमें आप 2 सर्किट डाल एक तो रजिस्टर उड़ भी जाता है, तो भी आपका कनेक्शन बना रहेगा, सेम पैरेलल है। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा जो मार्केटिंग लोगों को बहुत पसंद है, जिस कारण से इसका मैन्युफैक्चरिंग इतना होता है, डबल पावर इन बर्स्ट दे सकता है। यानी कि आप मान लीजिए होंडा की ये गाड़ी लेते हो, सिटी गाड़ी है, ठीक है? उसका ज़्यादा हॉर्स पावर का नहीं है। मान लीजिए उसमें 50 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर है, 50 हॉर्स पावर का फ्यूल इंजन है। तो टेक्निकली वो 50 हॉर्स पावर का ही सिस्टम है, लेकिन अगर आप उसे पैरेलल करते हैं तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जब तक आपका बैटरी कैपेसिटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि वो 100 का दे। मतलब समझिए गाड़ी आपका एक्चुअली आपने सिर्फ 50 हॉर्स पावर का ही लिया, लेकिन उसको कंबाइन करके शॉर्ट कि भैया हम एक्सीलरेटर दबाए, गाड़ी को पता है कि आपको फीलिंग चाहिए, आप स्पोर्ट्स मोड में सेट कर दियो, गाड़ी को पता है कि आपको फीलिंग चाहिए, तो वो पूरा बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा, दबा के वो ये कंबस्शन इंजन को स्टार्ट करेगा और आपको ऐसा लगेगा एकदम उड़ रहा है गाड़ी। हुई, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। वो इसीलिए जितने भी हाइपर कार, सुपर कार वो सब जो चल रहे हैं, सब सीरीज हाइब्रिड, ये पैरेलल हाइब्रिड पे, क्योंकि उड़ा देने वाली फीलिंग देता है। और इसमें समझिए फुल आइसोलेशन भी ये आपको पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि आप ऐसा कर सकते हो सिर्फ फ्यूल पे चल रहा है या सिर्फ बैटरी पे चल रहा है, यानी कि मान लिया आप तेल नहीं भराते हैं और आपका बैटरी पे ही चल रहा है, गाड़ी चलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको ज़रूरी है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये किस नहीं है, यानी कि इसका बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होता है, पार्ट्स काउंट बहुत ज़्यादा होता है। ये जनाब जी का मैंने दे दिया है, ये टेयर डाउन, इन जनाब जी का चैनल देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ी समझ में आ जाएगा। मैं क्यों सीरीज हाइब्रिड की जगह पे मैं पैरेलल हाइब्रिड से नफरत क्यों करता हूँ, देख के एक बार खोलता हुआ देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा भैया ये क्यों कभी सक्सेस नहीं हुआ, जबकि 20 साल से चल रहा है, 20 साल से मार्केट में है, हर कोई क्यों नहीं यूज़ कर रहा है। इसका पार्ट्स काउंट जो है वो आप ही को देना पड़ेगा ना। टोयोटा हो, होंडा हो, ये सब बनाएगा तो अपने दिल से तो आपको नहीं दे देगा ना, उनको पैसा आप ही से निकालना है, फिर आप पैसा दोगे। 4 गियर बॉक्स का सामान है उसमें, तो दिक्कत समझिए, पार्ट्स काउंट बहुत हाई होता है। दूसरा, आइस इंजन जो है, यानी कि इंटरनल कंबस्शन है, फ़र्क नहीं पड़ता सीएनजी है, एलपीजी है, इथेनॉल है, एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड है कि पेट्रोल है, डीजल है, फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं पसंद है, यानी कि ये सब गाड़ी ऐसा बनाया जाता है कि जैसे आप ये जाएँगे पार्किंग में जाएँगे, पार्किंग बोल रहा हूँ, ट्रैफिक में स्टॉप करेंगे, आपकी गाड़ी रुकेगा, वो कुछ सेकंड इंतज़ार करके इंजन बंद कर देगा। अब रहा बात कि इंजन का, अगर आप देखोगे मतलब मैन्युफैक्चरर्स का डेटा शीट पे देखिएगा कि इंजन की सबसे ज़्यादा बैंड कब बजती है, वो सीधा बताएँगे स्टार्ट और स्टॉप में, और खासतौर में स्टार्ट में, कि आपका इंजन बंद हो गया, स्टार्ट करो, बंद हो गया, स्टार्ट करो, ये करने से आप आराम से 2-3 साल में इंजन की बैंड बजा सकते हैं। तो ये आप वही तो कर रहे हो। ये पूरा जो आप पैरेलल हाइब्रिड कर रहे हो, इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बहुत होता है। ऐसा नहीं कि इंजन स्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आया, चलता रहेगा, वैसा नहीं है। स्टार्ट हुआ, रोक दो, चल रहा है, रोक दो, चल रहा है, रोक दो, तुरंत स्टार्ट करो, तुरंत बंद करो। ये बहुत बैंड बजाता है। साइड इफेक्ट ये होता है कि कोल्ड रन की समस्या आ जाती है, यानी कि आपको लगता होगा कि इंजन जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा है। हाँ भी और नहीं भी। इंजन का एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, खासतौर पे उसमें जो ऑयल्स हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्ट करके चलते हैं। क्यों? अगर 100 डिग्री सेल्सियस से वो कम रहा तो उसमें पानी घुस जाएगा। बोले पानी कहाँ से आ रहा है इंजन में? बात है आप तेल जला रहे हैं ना, तेल में क्या है? पानी है ना। तेल में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन है ना। CH4 जैसे मान लीजिए मीथेन कर रहे हैं, सीएनजी कर रहे हैं, तो क्या है? हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन चलने के बाद क्या बनेगा? पानी, H2O। तो अब जब पिस्टन जो है आपका, पिस्टन में आपने बूम किया, पिस्टन से ऐसे गया, तो उसमें कितना भी बढ़िया सील कर लीजिए, ऑब्वियसली सील थोड़ा सा गिव रखता है, तभी जाके आपका ऐसे हो पा रहा है, नहीं तो सील में ही चिपक जाएगा। तो थोड़ा सा गैसेस हमेशा लीक करता है। अब वो गैस जाके कंडेंस हो जाएगा। अगर इंजन ठंडा है तो वो एक्चुअली कंडेंस होकर उसके ऑयल संप जो है वहाँ गिरेगा, ऑयल में मिक्स होने लगेगा, कंटेमिनेशन होगा। तो रहा बात कि नॉर्मल गाड़ी को क्यों नहीं होता?
नॉर्मल गाड़ी गर्म रहती है ना। नॉर्मल गाड़ी आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, इंजन चलता रहेगा, कई मिनट तक चलेगा। उसको 1-2 मिनट का स्टार्ट वार्म अप टाइम चाहिए या कुछ-कुछ केसेस में 6 मिनट का चाहिए, उसके बाद भैया हम सँभाल लेंगे। उसका ऑयल टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि पानी जो थोड़ा-सा उसमें घुसा भी है, वो बॉयल ऑफ कर जाएगा। और आप लोग देखेंगे क्रैंक केस जो है, उसमें एक वेंट दिया रहता है कि वो वहाँ से पानी को इनटेक वाले में डाल देता है कि फिर से तुम निकल के बाहर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये ज़रूरी है। अगर पानी आपका घुसता रहा ऑयल में, जो कि होता है, बैंड बजने लगेगा, चीज़ घिसने लगेगा, जो कि जो इंजन आपका आराम से 1 लाख किलोमीटर चल सकता था, वो 50,000 में ही बोल जाएगा। तो वो तो सिर्फ़ आपको एक टेम्परेचर से एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसे बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि बहुत सारे जो लुब्रिकेशन एडिटिव होते हैं, जो आपके ऑयल्स में हैं, वो काम ही नहीं करेगा अगर 120 डिग्री सेल्सियस से कम है। काम ही नहीं करेगा, उसका एक्टिवेशन टेम्परेचर उतना हाई रहता है। तो ये सब समझना बहुत चाहिए। इंजन बना है कि इसीलिए आप देखिए गाड़ी स्टार्ट करेंगे, वो 1 आरपीएम पे जाएगा, रुक जाएगा, बोलेगा, "भैया रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ।" आप स्टार्ट कीजिए, गाड़ी 1 आरपीएम पे जाके रुक जाएगा। वो थोड़ा वार्म अप कर रहा है अपने को, धर, 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 धर करके वार्म अप कर रहा है। वार्म अप जब कर लेगा, फिर आरपीएम नीचे होगा, यानी गाड़ी अब तैयार है। भागो, भागो, उससे पहले नहीं करना। अब ये आइस में ये जो पैरेलल हाइब्रिड है, इसमें स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसका साइड इफेक्ट होता है और कॉस्टली पार्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये पार्ट्स कम आरपी ये मतलब ठंडे में भी सँभाल पाएगा। ये ऑयल इनके लिए अलग ऑयल आता है। मुझे भी नहीं पता कि इनका अलग तरह का ऑयल चाहिए जिसका विस्कोसिटी लो रहे, ताकि जो इंजन ठंडा हो जाए तो तुरंत जम ना जाए। तो ये सब बहुत दाम बढ़ाता है, यानी कि आपकी वाट लगाता है। यानी कि सब लोग दिखाएँगे, सब लोग करेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। और इसीलिए ये आपको हर जगह नहीं दिखता है। जबकि ये चल रहा है करीब 20 साल से। यही पैरेलल हाइब्रिड का यही साइड इफेक्ट है। अब आते हैं रेंज एक्सटेंडर का, यानी कि सीरीज हाइब्रिड। तो सीरीज हाइब्रिड एक कॉन्सेप्ट है, उसको रेंज एक्सटेंडर के तौर पे बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सब लोग को समझ में आता है क्या बात कर रहे हैं। तो ड्राइव ट्रेन जो है उसमें ही है, लेकिन ये समझिए ड्राइव ट्रेन जो है, यानी कि आपका जो चक्का चल रहा है, जैसे मार्क्सटा है, तो उसका जो चक्का चल रहा है वो किस पे चल रहा है? वो हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर पे चलेगा, वो कंबस्चन से जुड़ेगा ही नहीं। उसमें कोई गियर बॉक्स नहीं, उसमें तिगड़म आप नहीं कर सकते, वो हर हालत में चक्के पे चलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले है, जिसमें आपने ऑन बोर्ड जनरेटर लगा दिया। कौन सा जनरेटर है वो आप डिसाइड करो। आप चाहो तो हाइड्रोजन हुला लला लगा सकते हो, चाहे तो सीएनजी लगा सकते हो, एलपीजी लगा सकते हो, जो लगाना है लगा सकते हैं। बेसिकली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसपे एक छोटा-सा जनरेटर है। अब रहा बात जनरेटर का कितना पावर होगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये ट्रक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो जनरेटर है वो इक्वल टू ईवी, यानी कि ईवी का जितना आपका पावर लोड है, आप ऑलमोस्ट उस साइज़ का दोगे, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हो कि भैया तुरंत चार्ज कर देना चाहते हैं। तो वो हो गया आपका सीरीज़ हाइब्रिड लोग उसे बोलेंगे। फिर हो गया छोटा, कि जैसे मान लीजिए इस गाड़ी का हॉर्स पावर है 250 हॉर्स पावर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो सिर्फ 150 किलोवाट का है, तो वो छोटा हो गया आपका। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा जल्दी गटक सकता है एनर्जी कंपेयर टू जितना आपका जनरेटर दे सकता है, तो वो छोटा हो गया। तो ये आपको रेंज मिलेगा। एक तरफ होगा बहुत छोटा, मतलब कि इससे छोटा हम नहीं बना सकते थे, इतना में काम हो जाएगा। तो वो क्या होता है, जैसे आप BMW का i3 रिलीज़ किया गया था, आप चला रहे बैटरी खत्म हो गया, ठीक है? रेंज एक्सटेंडर स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी आप साइड में पार्क कर दीजिए, थोड़ा देर रुकिए, वो चार्ज कर देगा। लेकिन उसको लेके आप ऑटोबान पे फुल स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि और रेंज एक्सटेंडर बोलेगा सर हम उसके लिए नहीं बने, हम आपको फंसने नहीं देंगे, लेकिन हम उसके लिए नहीं बने कि आप ऑटोबान पे चलाओ। वहीं पे जो है इक्वल टू ईवी, कि सर ईवी हमारा 500 किलो मान लीजिए समय 500 किलोवाट का है, ट्रक्स कब का आता है उतना बड़ा, और आप चाहते हो कि नहीं सर हम 500 किलोवाट का जनरेटर भी रखें, तो फायदा ये होता है कि बैटरी में आप चला रहे हो, बल्ले बल्ले बैटरी खत्म हो गया, कोई फर्क भी नहीं पता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चलाते रहो। तो वो ये दोनों आपको ऑप्शन मिलता है। मेजॉरिटी लोगों को वो छोटा-सा रेंज एक्सटेंडर चाहिए, ताकि आप कभी फँसो नहीं। लेकिन जो लोग कहें कि यार मैं बार-बार लॉन्ग ट्रिप करता हूँ, उनको ऐसा चाहिए होगा कि सर हमारा जनरेटर जो है जितना उतना ईवी का कैपेसिटी उससे मैच कराइए। तो ये करना रहा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट रहता है, इसमें डबल पावर का नहीं मिलता, कि सर कहने को बस 2 इक्विपमेंट है, लेकिन दोनों को जोड़ नहीं सकते, दोनों की शादी नहीं करा सकते। यानी कि इसमें किस नहीं है। जितने लोग इंजीनियरिंग पढ़े होंगे उसे पता है कि इसका क्या मतलब होता है। और ये सबसे बढ़िया बात इसका ये टाइम टेस्टेड है। या जैसे कि डीजल लोकोमोटिव जो भी आप देख रहे हैं, मतलब चांसेस नहीं है कि आपका जन्म हुआ होगा जब डीजल लोकोमोटिव ये सीरीज हाइब्रिड पे आया है। तब से मतलब सीरीज हाइब्रिड का क्या मतलब, इनका जो प्राइम मूवर है वो जनरेटर है, ठीक है? वो आराम से डीजल का अति बम बम है, चल रहा है 3000 हॉर्स पावर का अति बम बम। उससे क्या चला, गियर बॉक्स 3000 गियर हॉर्स पावर का गियर बॉक्स बोल जाएगा। वो अल्टरनेटर चला रहा है, अल्टरनेटर से जो बिजली निकल रही है वो जा रहा है आपका कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट बोल रहा है हमारे पास 6 मोटर हैं, हम 6 मोटर को अलग-अलग बिजली दे देंगे। तो ऐसे करके चलेंगे। आप बोलेंगे उससे भी बड़ा आता है? हाँ, उससे इसमें बैटरी नहीं होता है। सीरीज़ हाइब्रिड है लेकिन बैटरी नहीं है। आप बोलेंगे नहीं हमको बैटरी चाहिए। सारे सबमरीन जो आप देखते हैं ना, डीज़ल सबमरीन 100 साल से बन रहा है, वो सारे वैसे ही हैं कि डीज़ल जनरेटर चलता है मतलब समुद्र पे आ गया डीज़ल जनरेटर चला है, धड़-धड़ा के बैटरी चार्ज किया, बैटरी चार्ज करके इंजन बंद करो, पानी के अंदर जाओ, बैटरी से चलाओ।
सीरीज़ हाइब्रिड ये टाइम टेस्टेड है, ये रोबस्ट है। इसमें बोले रहे ना, डीज़ल इंजन का अगर लोड बर्दाश्त कर ले रहा है तो आप डिस्कशन नहीं कर सकते। सबमरीन का लोड बर्दाश्त कर सकता है तो आप डिस्कशन नहीं कर सकते कि ये ड्राइव ट्रेन ना उतना मजबूत नहीं है। ट्रक की बात हो रही है, डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे अगर कोई डिस्कशन नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं, वो गधे हैं, शुद्ध गधे हैं। या तो आप गलत डिज़ाइन किए हो सकता है आपको, जैसे मान लिया आपको चाहिए था 50 किलोवाट का यूनिट डालना था, आपने डाल दिया 5 किलोवाट का, उसके बाद रो रहे हो कि नहीं काम कर रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन फिलॉसफी में, ड्राइव ट्रेन में कोई डिस्कशन, और एलिगेंट भी होता है, पार्ट्स काउंट कम रहता है, यानी कि आपका बैंक बैलेंस में मिसाइल नहीं मरेगा। और वही समझ कोई फिजिकल, और इसका एक दूसरा फायदा होता है, इसमें फिजिकल पार्ट नहीं होता, नॉइज और वाइब्रेशन का। यानी कि अगर आप ये रेंज एक्सटेंडर वाले में चल रहे हैं, इंजन को पूरी तरह से फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी वो फिजिकली टच नहीं करेगा आपके गाड़ी को, यानी कि आवाज़ जो है सिर्फ नॉइज आइसोलेटिंग पैड सबसे आएगा, यानी कि बहुत शांत कर सकते हैं। पैरेलल में वैसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा, आगे एक तो ब्लॉक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि एनर्जी जो है आपके इंजन ब्लॉक से डायरेक्ट चक्के पे जा सके, वहाँ गियर है, यानी कि जो इंजन का हार्शनेस है वो आपके फिजिकल चैसी में कपल कर रहा है। रेंज एक्सटेंडर वाले में ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल वायर जा रहा है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, और आप जो फ्यूल हो जाए उसको भी फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो आपको जो शांति मिलेगी रेंज एक्सटेंडर में, जबकि रेंज एक्सटेंडर फुल चल भी रहा हो कि भैया रेंज एक्सटेंडर पूरा धाड़ रहा है, पहली बात रेंज एक्सटेंडर फ्लोटिंग आरपीएम पे नहीं रहता, वो फिक्स्ड आरपीएम पे चलेगा कि सर हमको हवा का टेम्परेचर है इतना, हमारा फ्यूल है, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, आपको लोड नहीं लेना है। वो शांत शांत, और वो चूंकि चैसी से पूरी तरह से फ्लोट कर सकते हैं, बहुत शांत हो जाता है। तो नॉइज और वाइब्रेशन आपका नहीं है, ट्रांसमिट करेगा इसमें। तो रेंज एक्सटेंडर सबसे बेटर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बोले ना 100 साल से टेस्टेड है, 100 साल से टेस्टेड है। हम लोग हुलुलुलु किए, लेकिन ये 100 साल टेस्टेड डिजाइन है, सिवाय इनको मजबूत दिया गया। और है ऐसे, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, कंपनीज इसको अबांडन नहीं की, लेकिन बात था कि उनको बेचने के लिए वो पैरेलल बहुत अच्छा, पैरेलल में उन्होंने उतना खर्चा कर दिया, तो संक कॉस्ट फैलेसी में फंस गए कि भैया अरे उस पर उतना 200-300 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं, उसको निकालना तो पड़ेगा। आप कभी देखिए इनका ये मतलब सीरीज हाइब्रिड का डिज़ाइन ही ऐसा बना था कि हम चाहते ही नहीं कोई बेचे। मतलब i3 का जो BMW i3 है, वो देख के ऐसा लगता है खिलौना बनाया हो क्या? मतलब महँगा नैनो बना दिए हो क्या? मतलब बाकी BMW का डिज़ाइन लगता है, हाँ, BMW है भाई, भाई है। इसका गाड़ी तो भाई भाई दाल-रोटी आ रहा है कि नहीं तुम्हारे पास? हमको चाल लगता है उन्हीं को नहीं लग रहा है, चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग उतना कबाड़ बना दिए, वो नहीं चलेगा तो? तो रेंज एक्सटेंडर समझिए ज़्यादा बेटर लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, जो हम लोग नहीं किए। अभी लेकिन मार्केट में ध्यान आने लगा है। अब बात करते हैं इससे भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अभी बहुत रिन्यूड इंटरेस्ट आ गया है कंबस्चन इंजन में। दबा के, सब लोग दबा के इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अलग-अलग कंट्री में, इंडिया से लेके, यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके सब कोई इस पे टूट पड़ा है। और इसमें 2 चीज़ हुआ है जो इसको धड़धड़ा के इसमें नया अटेंशन लाया। पहला ड्रोन वॉरफेयर। यूक्रेन में आप देखेंगे ड्रोन के चलते कितना बूम बम ब्रीम हुआ। धड़-धड़ा के सारी कंट्री अपना समझ के पैसा डाल रही है कि भैया हमको छोटा पावर प्लांट दो, जिससे हम शाहिद ड्रोन का सस्ता वर्जन बना सकें। और उसमें ये अमेरिकन एक कंपनी ट्राई कर रही है, इनका इंजन है कि सिंगल पिस्टन है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। वाइब्रेशन उतना मायने रखता है? हाँ, अगर आप एक ड्रोन बना रहे हैं, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो उसका कैमरा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सेम सेंसर, मैं शाहिद ड्रोन पे जो सेंसर लगाया, वही सेंसर आपका ये साइलेंट इंजन में लगा दूंगा, ये ज़्यादा बेटर आएगा। समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइब्रेशन हटाना, रैटलिंग हटाना एयरक्राफ्ट के लिए बहुत मायने रखता है। तो वो सिर्फ हम, उसका कोई और ऑप्शन ही नहीं है। या मे बी आप इसको मोटर बाइक में लगा सको। ये इंजन जो है, ये इंजन है आपका ट्विन रॉड एवर्ड इंजन। ये है ट्विन रॉड एवर्ड इंजन। फिर आपका जो मास्टा मैंने दिखाया था, उसमें रोटरी इंजन लगा हुआ है। और ये स्कॉच योक चल रहा है, ये वाला इंजन है चल रहा है। ये सीवी इंजन जिस पे मैं काम करने वाला हूँ दिल्ली एक्सपो में। वहाँ पे अगर आप दिल्ली भारत एक्सपो में आओगे, प्रगति मैदान में, तो हमसे देख सकते हैं। वहाँ पे वो कंपनी को लॉन्च करेगा, हम उनका माउथ पीस है। तो अभी दबा के इंटरनल कंबस्शन इंजन पे हो रहा है। ये तो आपका वॉरफेयर हो गया। दूसरा, हाइब्रिड का क्रेज आ गया, यानी सबको समझ आ गया बैटरी बिक नहीं रही है। हल्ला कब से चल रहा है, बोल रहे हैं 20 साल से चल रहा है, और हर देश का तेल का कंजम्पशन ऊपर जाते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि बैटरी, आप बोल रहे हो हम ना 75 किलोवाट का बैटरी दे देंगे। इसलिए सर उसका पैसा मैं देते देते बर्बाद हो जाऊंगा, और यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। और ट्रक्स को आप कर ही नहीं सकते। तो इन लॉजिकल जो सोल्यूशन किए थे, उसका अब लोगों को दिख रहा है कि भैया हाइब्रिड खरीदना पड़ेगा, ये जुगाड़ नहीं चल सकते। तेल हम नहीं कर सकते, पूरा तेल से अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और अगर बैटरी पूरा वाला लेते हैं, वो भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। हाइब्रिड एक देता है कि दर्द होगा खरीदने में, लेकिन आप अगर खरीदते हो तो आपको दोनों का मिल जाता है कि ठीक है, मेजोरिटी टाइम मेरा तेल का खर्चा नहीं हो रहा है, और जब तेल का मतलब रेंज चाहिए, तब हम तेल जला लेंगे। तो मार्केट में एक थोड़ा समझ आ रहा है लोगों को, जो 20 साल पहले से समझ होना चाहिए था, वो अब आ रहा है कि
घूम फिर के हमें रेंज एक्सटेंडर पे ही जाना है, वो हमारा सारा समस्या आज सॉल्व कर देगा। ये नहीं कि कल ना एक ऐसा बैटरी होगा ना, जो बैटरी का ऊपर का बैटरी हो जाएगा ना, वैसा नहीं है सर। हमारे पास आज क्या है? आज जो है उसमें ये समस्या सॉल्व कर देगा अभी। वही है। स्कॉच योक है, ये स्कॉच योक है, सीवी इंजन, ये कांस्टेंट वेलोसिटी इंजन है, रोटरी इंजन मार्सना में डाला हुआ है, ट्विन रॉड एवरेज इंजन ये है, मैं 3D प्रिंटर दिखाऊँ, उन्होंने मेटल पीस बनाया हुआ है ड्रोन के लिए। और ये सब का समझिए अभी क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? ध्यान है, हमें चाहिए 3 चीज़, स्मॉल, जितना छोटा हो सके उतना, क्योंकि इंजन में जगह नहीं है, मतलब गाड़ी में, चैसी में जगह नहीं है। छोटा, जितना छोटा, एफिशिएंट, यानी कि मैं आपको ये नहीं दूँगा कि 25 लीटर का टंकी लगाओ, तो फुल गाड़ी हो गया ना। आपको टंकी दूँगा 10 लीटर का, तो यानी आपको एफिशिएंटली निकालना है एनर्जी, ठीक है? एफिशिएंट। दूसरा लो कॉस्ट, यानी कि मैं हर बार वही बोलता हूँ, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इसका कोई मतलब नहीं है, तो लो कॉस्ट होना चाहिए। तो अभी इंटरनल कंबस्शन इंजन में दबा के मार्केट शॉक चल रहा है। देखिए आने वाले टाइम में ये कंपनी तो क्लेम कर रही है कि 2025 में, यानी कि इस साल में चाइना की एक कार कंपनी के साथ ये लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें वो एज ए रेंज एक्सटेंडर, जैसे बीएमडब्ल्यू का रेंज एक्सटेंडर पीछे ठूंसा रहता है, वैसे ये भी बना रहे हैं। तो देखिए, तो मार्केट जो है गर्म हो गया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेंज एक्सटेंडर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चला कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।